सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि हावड़ा से जोधपुर के बीच में चलती है और ये हफ्ते में 4 दिन चलती है। हर शनिवार, इतवार, मंगलवार, बुधवार को ये ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन से जोधपुर के लिए रवाना होती है। और अगर हम बात करें इसके ट्रेन नंबर के बारे में, तो इसका ट्रेन नंबर है 12,307। ये जो ट्रेन है वेब 7 इंजन के साथ चलाई जाती है और WDC4 इंजन के साथ चलाई जाती है। वाली ट्रेन है। 30 घंटे 10 मिनट में ये हावड़ा जंक्शन से जोधपुर जंक्शन की दूरी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 28 स्टेशन है। 1815 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है रूट पे वो है 60 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LST कोच वाली ट्रेन है। अगर बात करें रूट मैप के बारे में, तो ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन स्टार्ट होती है, बाद में आसनसोल होते हुए धनबाद जंक्शन झारखंड में पहुंचती है, फिर बिहार के गया जंक्शन अलीगढ़ नारायण रोड होते हुए ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के पंडगी नालपाटी जंक्शन में पहुंचती है। प्रयागराज, कानपुर, आगरा, जयपुर होते हुए ये ट्रेन जो है जोधपुर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन की किराए के बारे में, तो इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़ के आपको सभी कोचेस में जो है रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तो अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो हावड़ा से जोधपुर तक का बताऊंगा। हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में फर्स्ट AC के कोच का हावड़ा से जोधपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 4730 रुपए, जिसमें 4370 रुपए तो बेच पे है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपए है, सुपरफास्ट चार्ज 73 रुपए है, GST चार्ज 234 रुपए है, टोटल किराया 4730 रुपए है। ये अपडेटेड और फ्री किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का हावड़ा से जोधपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 2780 रुपए, जिसमें 2552 रुपए तो बेच पे है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपए है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपए है, GST चार्ज 133 रुपए है, टोटल किराया 2780 रुपए बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो टोटल किराया है हावड़ा से जोधपुर तक का वो है 1930 रुपए, जिसमें 1753 रुपए तो बेस पे है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपए है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपए है, GST चार्ज 96 रुपए है, टोटल किराया 1930 रुपए बनता है। बाकी इसमें स्लीपर क्लास के कोच नहीं है, जिसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास की बात करें तो टोटल 740 रुपए किराया है हावड़ा से जोधपुर तक का, 690 रुपए बेस पे है, 20 रुपए रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपए है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों की अगर बात करें तो 4 जनरल डिब्बे हैं, जिसमें आपको जनरल टिकट लेके चलनी होगी। 550 रुपए की किराया है इसका हावड़ा से जोधपुर तक का। फिर भी आप कंफर्म किराया जो है रेलवे टिकट काउंटर से जरूर कंफर्म करें और यह वेबसाइट से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होती, आपको ट्रेन के अंदर डायरेक्टली ये चार्जेस जो है पे करने होते हैं। तो चलिए
इंतजार हो रहा है। इंदौर से 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अजमेर। काफी शानदार चली यार गाड़ी, मतलब कि 15 मिनट पहले ही पहुंच गई। अपन पहुंच गए और ये हमारी ट्रेन सामने जो खड़ी हुई है और देख सकते हैं यहाँ का नजारा। और मेरे पीछे जो खड़ी हुई है ट्रेन, ये देख सकते हैं ये जम्मू तवी अजमेर। ये फ्रेंड्स हमारा डीजल आबू रोड का स्वयं फोर कट गया और डीजल हमारा लोकोमोटिव लग गया। तो फ्रेंड्स अजमेर से निकल चुकी है हमारी गाड़ी अपने करेक्ट राइट टाइम 2:20 पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। सामने खड़ी हुई है अजमेर अमृतसर। बाय बाय अजमेर। लग नहीं रहा है कि वेब पेमेंट करी है और डीजल लोगो लग गया है। मतलब मेरे को तो डीजल
ना बंद करम हूँ अभी हम्म, बंद ना करम हूँ बनना है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरे देश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ताबड़तोड़ छापेमारी लालू प्रसाद यादव की पूरी सरकार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ईडी के अधिकारी अचानक से पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर देते हैं। कहां कहां ये छापेमारी चल रही है उसकी डिटेल सबसे पहले आपको बता देते हैं। ये यूपी, बिहार, मुंबई और दिल्ली के अलग अलग 15 से करीब 20 ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें दिल्ली में भी ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर पर ईडी ने रेड मारी है, तो वहीं पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दुजाना के घर पर भी छापे पड़े हैं। लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। लालू यादव के चौथे नंबर की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र के बेटे राहुल से हुई है, वहां पे भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, लालू यादव की बेटी चंदा और हेमा के यहाँ पर भी ईडी ने रेड मारी है, वहां पे भी छापेमारी की कार्रवाई जो है वो ताबड़तोड़ चल रही है। इसी के साथ अब्दुल दुजाना के करीबी माने जाने वाले आरएस नाइक के ठिकानों पर भी रांची में ये रेड की कार्रवाई चल रही है। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर ये ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई है, तो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या यूपी के अलग अलग ठिकाने ही क्यों ना हो, ताबड़तोड़ ये ईडी की कार्रवाई है। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। इस बड़ी खबर से मेरे साथ न्यूज़ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ रही है? अचानक नहीं है, ये ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, पूछताछ चल रही है। और तब तक किसी केस को आप दबा करके रखेंगे बस इस बात के लिए कि कोई राजनीतिक परिवार इसमें जो है इन्वॉल्व है। भाई कभी न कभी तो होगा ही। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। अगर चुनाव होता तो लोग कहते कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां पे छापेमारी का कार्यक्रम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, इसलिए परेशान किया जा रहा है। 2024 में अगर आप उसके बाद आप करोगे तो आप कहेंगे कि भाई बिहार का चुनाव आने वाला है। भाई ये कोई कथा खत्म थोड़ी होती है। भाई चोरी हुई है, साक्ष्य है, सबूत है, 200 से ज्यादा जमीन का कागजात ईडी और सीबीआई के पास है, तो आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। लूट मचाने के लिए छोड़ दिया जाए? भाई कोई जवाब देगा कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव ने घर किस तरह से बनाया, क्या काम करता है, ये कौन सी प्रोफेशनल डिग्री है और कौन सा ये बिजनेस करता है कि जमीन आपने अपने नाम से खरीद ली, ये पैसा कहां से आया, ये कोई सवाल जवाब करेगा? अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी जो जानकारी दी, इसमें जो रोहिणी का जो ससुराल है गाजियाबाद के अंदर, सवेरे से कई बक्से दस्तावेज जो है वहां पे मिले। अब उसकी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि ईडी के लोग उस दस्तावेज को ही पढ़ रहे हैं, खंगाल रहे हैं। अब एक और अबू दुजाना, वो क्या काम करता है, कहां से ये सोना मोड़ के ऊपर बिहार का सबसे बड़ा मॉल वहां पे बना रहा है, ये आदमी, इसके पास पैसे कहां से आए? ये सवाल नहीं पूछ सकता। आप सिर्फ सवाल पूछोगे कुछ लोगों से, और इस तरह के जो भ्रष्ट लोग हैं, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड परिवार है, उसके ऊपर लालू यादव भाई कहां से पैसा आया? और देखिए रांची में छापेमारी हो रही है, आपको बताना का वो सीए, अब सीए के पास भी भाई आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, या सिर्फ आप विपक्ष के लीडर हैं, आप जो है चुनाव लड़ते हैं, आप वहां पे डिप्टी सीएम हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो? अगर भी कार्रवाई हो तो आप कह दें कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है। यही बात कहते कहते चारा घोटाले में कि राजनीति से प्रेरित है। और दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार ये कहते थे कि लालू यादव तो मसीहा है,
सवाल पूछते हैं तो हम विपक्ष हैं तो चुनाव देश में आपके समझिए 30 मोटा मोटी राज्य समझ लीजिए बड़े बड़े 5 साल में चुनाव होते हैं, केंद्र का अलग चुनाव होता है। तो हर साल चुनाव होगा या नहीं होगा? हर साल, हर 5 साल में हर साल 6 जगह पर चुनाव होंगे। तो इसका मतलब तो आप कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तमाशा बंद होना चाहिए। देखिए ओपन एंड शट केस है, क्योंकि जिन लोगों ने जमीन दी उन लोगों का भी बयान है। आपके पास ये जमीन कहाँ से आया, कम दाम में खरीदा, कहाँ पैसे लगाए, क्या किया नहीं किया, आपको इन सारी चीजों का जवाब तलब तो देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह से लगातार जो रेड जारी है वो भी 15 से 20 ठिकानों को लेकर बताई जा रही है, क्या ईडी क्या तलाश रही है? देखिए ईडी तलाश रही है कि भाई ये जो जमीन है और क्या क्या कागजात है, पैसे कहाँ से कैसे मूव किया गया, इनके बैंक अकाउंट्स कहाँ कहाँ हैं, बैंक अकाउंट्स हैं तो उसको ऑपरेट कहाँ से किया जाता है, उसमें पैसे कहाँ से आते हैं, कौन लोग पैसे दे रहे हैं, देने वाले कौन हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो रेट एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आप समझिए कि भाई आप जैसे केजरीवाल कहता है हमारे घर में रेड हो गया, सिसोदिया के पैतृक गांव में रेड हो गया, ऑफिस में रेड हो गया, कुछ नहीं मिला। अरे बाबा, आप जब कोर्ट में जब जाएंगे ये तो जज साहब पूछेंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किया, तो ये बताएंगे भाई हमने पूछताछ की, आपने रेड मारी नहीं मारी। अगर रेड नहीं करो तो कल ये कह देंगे कि भाई इनकी सेटिंग हो गई है, ईडी वाले ने सीरियसली नहीं लिया। भाई जो मॉडस ऑपरेंडी है, कोई भी केस इस तरह का आता है तो उसके लिए फिक्स तरीका है कि किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसका एक एसओपी है, तो वो एसओपी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। रेड तो होना ही है। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई इनकम टैक्स वाले किसी को ऊपर इल्जाम लगा देंगे और उसकी छापेमारी नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे भाई कागज कहाँ है, क्या है, नहीं है। तो वो सारी चीजें, और आजकल तो सारे लोग स्मार्ट हो गए हैं, पहले से ही सब कुछ गायब कर देते हैं, तो वो गायब हो जाता है। जो इस पूरे घोटाले में आरोपी नहीं है उसके घर पे भी छापेमारी चल रही है। यस, तो इसलिए क्योंकि उनका कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन से लिखा है, फोन पे बात कर रहे होंगे, व्हाट्सएप चैट होगा, आजकल तो डिजिटली भी लोगों को ट्रैक किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि अननेसेसरी सारा विपक्ष जो है इसके ऊपर बवाल काट रहा है। आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े मत होइए। देश की जनता को भी ये समझ में आना चाहिए, ईडी अगर एक्टिव है तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में कम से कम तो दहशत होगा। जो नेता है, जो मंत्री है, तो डर तो लगेगा कि भाई आगे चलते वो फंस भी सकते हैं। तो आप ये चाहते हो कि भाई यूपी सरकार की तरह खाओ और खाने दो। ये क्या हुआ यूपी सरकार के दौरान, क्या हुआ जो उस समय तो अपराध के खिलाफ ही कार्रवाई करती थी, लेकिन इतना कुछ भ्रष्टाचार हो गया 10 साल में कि दुनिया में कोई भी सरकार इतनी नहीं हुई जो कम से कम, आपको मालूम है यूपीए ने 10 साल के अंदर में 40 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो जांच नहीं होगी? जांच क्यों नहीं होगी? और आप देखिए, मैं तो देख रहा हूँ टेलीविजन के ऊपर कोई रिपब्लिक या टाइम्स नाउ का रिपोर्टर पूछ लेता है आरजेडी के लोगों से कि भाई आप बीजेपी को जो दोष दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? ये तो बकायदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर केस दर्ज कराने वाला कोई और नहीं, ललन सिंह था। ललन सिंह के साथ मिलकर के आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आज जेडीयू और जेडी के बीच जो है वो गठबंधन बना हुआ है, और आप कहते हो कि भाई बीजेपी मेरे खिलाफ काम कर रही है। बस शिवानंद तिवारी इसके एक कंप्लेनेंट है, वो आपकी पार्टी में है अभी, तो क्या किया जाए? आप भाई ये लोग तो राजनीतिक व्यवस्था की वजह से आपको माफ कर देंगे, लेकिन एजेंसी के पास वो तो केस आ गया। कल यही लोग सवाल करेंगे, इन्हीं के लोग आरटीआई करेंगे कि भाई ईडी के पास इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन उन केसेस के ऊपर ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, न किसी से पूछताछ की, न कहीं छापेमारी की। तो भाई ईडी को देने का क्या फायदा है? तो ईडी अपना काम कर रही है। आपने अगर गलती की है, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सजा भी होगी, अगर आप निर्दोष है तो आप बच जाएंगे। इतना चिल्लम चिल्ली करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, पर इस पूरे पूरा देश में छापामारी होगी, 20 ठिकाना पर बेटा बेटी ससुराल समियाना
इतना आलीशान घर बना लेते हैं, कहाँ से पैसा? यही बात के तो रेड हो रहा है, यही बात के तो खोज हो रहा है कि कहाँ से इतना पैसा, कौन काम किया कि इतना पैसा, इतना आलीशान बिल्डिंग इंडिया है तो बना रहा है। राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाते हुए बकायदा ट्वीट किया और लिखा, शायद वो सिरफिरे हो गए हैं जो दूसरे देश के संसद में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं। वो शायद इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटी अनुरुद्ध सिंह ने पहली बार राहुल गांधी पर भड़ास नहीं निकाली है। वो हर बार कांग्रेस की गलत नीतियों पर सवाल उठाते आए हैं। अब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो हरकत की है उस पर पूरा देश खुशी कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने में इतने अंधे हो गए हैं कि विदेश में जाकर किसी भी हद तक कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया गया था। यहाँ उन्होंने कांग्रेसी नेताओं की ओर से बोलने पर माइक बंद करने की बातें कही थी। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अनुरुद्ध सिंह ने उन पर कमेंट किया है। राहुल गांधी की जमकर धज्जियां उड़ा दी है। राहुल गांधी के खिलाफ ट्विटर पर कमेंट करने के बाद कई यूजर्स ने भी रिप्लाई में कमेंट किए। एक कमेंट का जवाब देते हुए अनुरुद्ध सिंह ने ये भी लिखा कि इटली में माफिया भारत की जमीनें हड़प रहे हैं। ये कमेंट भी राहुल गांधी और उनके परिवार पर किया गया सियासी हमला है, क्योंकि अनुरुद्ध सिंह सचिन पायलट के कट्टर हैं और उन्हें मामा मानते हैं। सोशल मीडिया यूजर कैलाश चौधरी ने लिखा कि आपके मामा तो राहुल गांधी का दिन भर गुणगान करते रहते। इसके जवाब में अनुरुद्ध सिंह ने रिप्लाई किया कि ये आपका बेवकूफी भरा कमेंट है। वो व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीतिक रिश्ते से जोड़कर क्यों देखते हैं? अनुरुद्ध सिंह के खुलकर सामने आने से आलाकमान तक की नींद उड़ गई है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस हर घिनौनी हरकत कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता पार्टी की पोल खोलकर आलाकमान के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। अनुरुद्ध समय समय पर पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते आए हैं। इसी वजह से उनकी अपने पिता और गहलोत की कैबिनेट में मंत्री से नहीं बनती। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनुरुद्ध के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है। संपत्ति विवाद को लेकर हो रहे झगड़े के साथ राजनीतिक जंग है। 1.5 साल पहले अनुरुद्ध ने पुलिस थाने में शिकायत देकर कहा था कि उन्हें अपने पिता की जान का खतरा है। उनके समर्थक उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भरतपुर एसपी की शिकायत देते हुए अगस्त 2021 में अनुरुद्ध ने सुरक्षा देने की मांग की थी। अनुरुद्ध सिंह अपनी मां के साथ रहते हैं। पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर पिछले कुछ सालों से वो अपने पिता के सख्त खिलाफ। करीब 1.5 साल पहले अनुरुद्ध ने अपने पिता विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। अनुरुद्ध के मुताबिक उनके पिता विश्वेंद्र सिंह मां के प्रति निष्ठुर व्यवहार करते हैं। उन पर शराबी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो दोस्त उसकी मदद करते हैं उनके बिजनेस के पिता ने बर्बाद कर दिया। हालांकि विश्वेंद्र सिंह के पिछले 4 साल में अनुरुद्ध के आरोपों टिप्पणियों पर कोई
किया गया। पिता के साथ साथ वो गहलोत के खिलाफ भी आवाज उठाते रहते हैं। अनिरुद्ध को पायलट का करीबी नेता बताया जाता है। ऐसे में वो कई बार गहलोत के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब राज्य की कमान पायलट के हाथों में दे दी जाए। इसी को लेकर राहुल गांधी पर वो गुस्सा है। अब तो उन्होंने राहुल गांधी को खुद ही सरसरा बता दिया, जिस पर बीजेपी तटस्था, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में बैठकर जो हरकत कर रहे हैं उससे भारत में उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। राहुल अपने साथ कांग्रेस को भी ले चुके हैं। बची कुची कांग्रेस की साख को राहुल गांधी के बेतुके बयानों ने मिट्टी में मिला दिया है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। इसमें 2 में लंदन गए राहुल गांधी के कार्यक्रम का वीडियो था। पहले वीडियो में राहुल गांधी को कांग्रेस के बुजुर्ग चिंतक सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें राहुल गांधी स्टेज पर बैठे हैं, जबकि सामने से एक बुजुर्ग उन्हें इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए सलाह दे रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के दिए गए बयान को ट्वीट करके किरण ने राहुल गांधी को देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। यहाँ तक कि पप्पू तक कहकर संबोधित कर दिया। किरण ने लंदन में कांग्रेस के समर्थक की सलाह का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो राहुल को इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए ये समझाते हैं कि भारत के खिलाफ दुनिया के किसी और देश में बोलना ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। इसमें 2 लंदन गए राहुल गांधी के कार्यक्रम का वीडियो था। पहले वीडियो में राहुल गांधी को कांग्रेस के बुजुर्ग चिंतक सलाह देते हुए नजर आए। इसमें राहुल गांधी स्टेज पर बैठे हैं, जबकि सामने से एक बुजुर्ग उन्हें इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए सलाह दे रहा है। एक समय था जब राजनीतिक दलों में आपसी सहमति के बजाय नेता अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा को किनारे रखकर देश के सवाल पर एक जैसा रुख रखेंगे। उनका मानना है कि पिछले 1 दशक में कलंक भी खत्म हो गया है। एक बात तो साफ कि जो विचार राहुल गांधी ने अपने लंदन प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में रखा, उससे कांग्रेस को कोई लाभ पहुंचता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के सामने कांग्रेस उसको मजबूत नहीं कर पाई है। यही कारण है कि राहुल गांधी विदेश में कुछ कहे, लेकिन उनकी पार्टी भारत से किसी भी मुद्दे को लेकर मजबूती से सत्ता पक्ष को चुनौती नहीं दे पा रही है। जब से राहुल गांधी लंदन गए हैं, विवाद उनका साथ नहीं दे रहा और बाहर जाकर भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करना अब राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। और अब सवाल ये है कि राहुल गांधी के अनाप शनाप बयान से कांग्रेस के नेता खुद शर्मसार हो गए हैं और कांग्रेस से दूरी बनाने का मन बना रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी का विदेशों में जाकर अनाप शनाप बोलना अब कांग्रेस को ही खल रहा है। तो पॉइंट में आज के लिए इतना ही। कर रहे मुझे के साथ तब तक के लिए देखते रहिएगा। नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों विपक्ष कई मुद्दों पर बटी नजर आ रही है। विपक्षी एकता की सिर्फ बात होती है, पर विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लाना मुश्किल है। एक तरफ विपक्ष लड़ता रहा, चिल्लाता रहा, पर इसी बीच दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक ऐसा खेल कर दिया जिससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव को देखते हुए एक मास्टर प्लान बनाया है और ये प्लान है मिशन 160 का। तो क्या है बीजेपी का मिशन 160 का मास्टर प्लान? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है बीजेपी का मिशन 160 का प्लान? देखिए, 2024 चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। अगर आप राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्यों मई से 6 महीने पहले तक तो मसला बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। हर दिन हर चीज सबके हिसाब से चलेगा। मार्च 9 महीने बचे। 2023 दिसंबर
गहने ये जो बचे हुए हैं, इसी में अगर जिसने बाजी मार ली वो आगे निकल जाएगा और वहां जनवरी फरवरी के बाद से एक्शन शुरू हो जाएगा। मई तक में सरकार बन जानी है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? तय ही नहीं पा रहा। एक महानुभाव है लंदन में जाकर के देश को गाली भी देने लगे। जितना वो नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद को और कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को, उसकी भरपाई करते करते 9 महीने बीत जाएंगे, फिर भी वो भरपाई पूरा नहीं हो पाएगा। अब तो स्मार्ट लोग कौन होते हैं? जो पहले से प्लान कर लेते हैं। तो बीजेपी का एक प्लान मिशन 160 वो सामने आया है। आप कह सकते हैं विपक्ष अभी ईडी से तो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आपस में झगड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी बाजी मार रहे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 160 और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको भी समझना जरूरी है। और मैं क्यों कह रहा कि बाजी मार गए? प्रशांत किशोर नाम आपको याद है। ये बंगाल के चुनाव में अचानक से फिर से आए थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को बंगाल में शिकस्त दिलवा दिया, ममता बनर्जी को फिर से जिता दिया और ममता बनर्जी चुनाव जीतने के फौरन बाद कहने लगी कि दिल्ली में भी खेला हो गया, दिल्ली आ रही हो। उसने क्या पट्टी पढ़ाई, लेकिन फिर हुआ ये कि आपस में ही ये लोग लड़ लिए, बाहर कर दिया गया प्रशांत किशोर को। तो फिर ये खबर आई कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास पहुंचे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सामने अपना पूरा प्लान रखा कि कैसे मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन उसने शर्त रख दी कि हमें जनरल सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का, और मुझे राहुल गांधी की बगल का जो कमरा है वहां हमको बिठाना पड़ेगा एंड आई विल बी आंसरेबल टू ओनली गांधी सर। मतलब 3 लोगों के लिए हम काम करेंगे और हमको फ्रीडम मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, हम सारा कुछ ये करेंगे और मोदी को खड़ा करेंगे। 2 जगह इसने अपना फॉर्मूला देखा। तो नीतीश कुमार को लगा कि भाई मैं भी बन सकता हूं, तो नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को बुलाया। फिर वहां बात पहुंची। तो वो प्लान क्या था जिससे मोदी को डिफीट किया जा सके? वो प्लान ये था कि जो 542 सीटों के ऊपर चुनाव होता है उसमें 200 सीटें ऐसी हैं कि स्ट्रेट वहां से भगाया जा सकता है। मतलब मोटे मोटे कैलकुलेशन कर ले तो 550 सीटों में 200 गायब, बाकी बच गए कितना? 350 सीटों में बहुत सारी जगहों पे रीजनल और बीजेपी की साख नहीं बचेगी, जहां आप बहुमत ले गए। बहुमत कितना चाहिए? 272 सीट आप ला ही पाओगे अगर 350 में, जो अगर आपको जो है लड़ने के लिए कहा जाए। तो एक प्लान स्टेट वाइज सीटों का जो है उन्होंने बना करके दिया। उनका क्या प्लान था कि मोदी को इन 2 सीटों में घेरा जा सकता है जहां ये फंस जाएगा। लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन अकलमंद आदमी कौन होता है? जो इस तरह की कमियों को कहीं से पता चलता है तो फिर उसको बताता है। भारतीय जनता पार्टी ने इमीडिएटली मिशन 160 की शुरुआत की। कैपिटल टीवी के दर्शक इस चीज को बताइए, खबर कि इस तरह की चीज के ऊपर काम हो रहा है। कल आई है, हमने करीब 5 महीने पहले
प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमने बताया था कि ये 7 सीटों के ऊपर किस तरह से और क्यों कैसे ये मिशन स्टार्ट था, फिर ये 120 हुआ, फिर ये 160 हुआ। ये कौन सी सीटें हैं, क्या होगा यहाँ, क्या है प्लान, तो ध्यान रखिए। ये 160 सीटें वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक चुनाव नहीं जीती है। 300 सीटें आई, 303 और 160 जोड़ी। आप इधर मोदी को घेरोगे, ये लोग उधर आपकी टेरिटरी में घुस करके आपके साथ खेल कर रहे हैं, बाजू मार के लेके चले जाएंगे। ये 160 उन राज्यों में है, उन वो सीटें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अब तक जीत नहीं पाई है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे रही, या फिर इनको कार्यकर्ताओं और अपना रिसर्च वर्क जो है सर्वे के जरिए ये लगा कि ये सीटें वैसी हैं कि जहां हम कुछ बदलाव करते या अच्छा लीडर देते या संगठन में कुछ परिवर्तन करते या उस ग्रुप को या किसी दूसरे ग्रुप को, फला कम्युनिटी को, फला कास्ट को अगर हम अपने तरफ मोड़ लेते हैं तो ये सीटें 2024 में हम, तो ये वो 160 सीटें हैं जहां ये वो टेरिटरी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक जीती है। अब प्लान नंबर 1, ये 160 सीटों को फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दिसंबर 31 तक, मतलब कुछ 9 महीने में 100 रैलियां। देखो ब्रिटिश टर्म्स में कहते कि कारपेट बॉम्ब कुछ नहीं बचेगा। 9 महीने में 100, मतलब प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव को जीतने के लिए अब हर महीने दर्जन से ऊपर रैली करेंगे। अब दर्जन से ऊपर रैली का मतलब जो हो गया 1 महीने में, तो आप समझिए कि हर 3-4 दिन के बाद एक बड़ी रैली होगी। मीडिया में दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी 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 चलता रहेगा और माहौल ऑलरेडी दिसंबर तक मोदी में हो जाएगा। और उसके बाद मकर संक्रांति जनवरी 14-15 अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री पूजा करेंगे। कहाँ जाएंगे ये लोग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी इन इलाकों में ये 160 सीटों के ऊपर इस चीज के लिए नहीं कि हिंदुत्व के ऊपर वोट नहीं मांग रहे। पिछले 5-6 महीने से हम इस स्टोरी को टक्कर कर रहे हैं। मंत्रियों को लगाया गया है, एमपी को लगाया गया है, कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि वहां ये तय करने के लिए कि ये जो केंद्र की जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्या वो इन तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। और इस बात को साफ जानकारी देगी जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा है, उसको बहुत ज्यादा ताकत और रिसोर्स दिया जा रहा है ताकि महिलाओं के वो जो छूट गए हैं, वो जिनको नहीं मिला है, वो इंश्योर कराएंगे कि उनको इस 1 साल में वो पैसे मिल जाए, फॉरेन बन जाए, घर बन जाए। और दूसरा ये तुम फेसबुक पर तमाम चीजें हैं, 60 चीजें ऐसी हैं जहाँ और कोई दूसरा कोई की संख्या 30% से ज्यादा है। तो मुस्लिम मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी, उसको किया जा रहा है। उस तरह के लोग जो जिहादियों के साथ नहीं, जो कट्टरपंथी नहीं है, जो देशभक्त है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो लिबरल है, उनको कैच करना ये प्लान बना।
350 से पार चला जाएगा और तमाम न्यूक्लियर मीडिया, ये टुकड़े गैंग, ये जो टूल की गैंग, ये सूरत के पैसे से छलने वाले तमाम पत्रकार, ये घंटी बजाते रह जाएंगे और मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। धन्यवाद। तो 2024 चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री खुद मैदान पर उतर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2024 के चुनाव के लिए 100 रैलियां करेंगे और इन रैलियों का पूरा करने का समय दिसंबर 2023 तक तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन रैलियों के जरिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में खासकर स्वामी तीन देवाचार्य जी महाराज, अग्र देवाचार्य, दोनों सिद्ध पुरुष हरिद्वार महाकुंभ पर्व था। हरिद्वार कुंभ का स्नान करके योग बल से आ रहे थे। ये योग बल से आना जाना एक अलग होता है, तो एक सामान्य मानवीय बल अलग होता है। जैसे अनेक महात्माओं के संबंध में ये बात आती है कि वो रोज नर्मदा स्नान करने जाते थे, रोज कबीर जी नहाने जाते थे, और ऐसे कहाँ से 500 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर बड़े दूर हैं। 800 किलोमीटर रोज कोई नहाने जाएगा? 50 कोस रोज कोई? श्री गीत गोविंद काव्य के लेखक श्री जयदेव महाप्रभु रोज गंगा जी नहाते थे 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कितनी दूर थी गंगा जी? 80 कोस। कितनी दूर थी? 80 कोस माने कितना किलोमीटर हुआ? 240 किलोमीटर दूर थी गंगा जी, और 240 किलोमीटर जाना और 240 किलोमीटर लौट के आना, फिर शाम को 240 किलोमीटर जाना, फिर 240 कितने हो गए पूरे दिन में? चाय बने में 240 240 240 दिए हुआ आप कहोगे कि एकदम झूठ बात है, 60 किलोमीटर कोई मनुष्य एक दिन में चल सकता है क्या? नहीं। और ये आने जाने की क्रिया कितनी देर में होती थी? 24 मिनट में जाते थे, 24 मिनट में आते। कितने में आते थे? 24 मिनट में जाते थे, 24 मिनट में शाम। हाँ, नित्य नियम में वहां जो समय लगे, पर आना जाना 24 मिनट में जाना, 24 मिनट में आना। इसको योग बल कहते हैं, योग बल से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुनी हुई बात नहीं बता रहे, आंखों से देखी बात आपको बता रहे। हमारे महाराज जी के पास एक महात्मा रहते थे, उनका नाम तो था श्री ब्रजमोहन दास जी, पर उनके कई नाम प्रसिद्ध थे। हमारे महाराज जी उनको कहते थे मनसुख लाल, क्यों? ऐसे काम करते थे कि सब हंसते हंसते लोटपोट होते हैं। रामायण जी महाराज जी सब उनको मनसुख लाल कहते थे। और श्री सुदामा दास जी महाराज उनको सतयुग बाबा कहते थे। उनकी उम्र का कोई पता ही नहीं था कितनी उम्र है। अरे वो बहुत पुराने महात्मा है, सतयुग बाबा कहते थे। तो ब्रजवासी उनको कहते थे कलयुग बाबा, मोहल्ले में लोग सब कलयुग बाबा कहते थे। श्री सुदामा दास जी महाराज उनको सतयुग बाबा कहते थे। हमारे महाराज जी उनको मनसुख लाल जी कहते थे। हम लोग मनसुख लाल जी बोलते थे। और उम्र भी बहुत थी, छोटे करते थे, थोड़ा पतला शरीर। वो जितने बड़े उससे 1.5 हाथ उनकी लड़कियां रखते थे। अपने से कम 1.5-2 हाथ बड़ी लड़की। कोई अस्वस्थ हो गए तो उनको ले गए रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल। पर्चा बनेगा, बाबा जी की खांसी नहीं जा रही है। एक रामकृष्ण मिशन के मुख्य स्वामी जी थे, शक्ति स्वामी जी, बंगाली थे। अरे बाबा तेरा उम्र क्या है? ये बता उम्र क्या है? बोले मैं मानो जब हम वृंदावन आए थे, मैं मानो तब बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी, मैं मानो, ऐसे बोलते थे।
ऐसे विलक्षण संत, वो भी एक दिन में, कई बार मेरे मानने की बात, एक दिन में सवेरे महाराज जी को कहा उन्होंने कि हम जा रहे हैं परिक्रमा करने, और पैदल वहां से निकले मथुरा, जन्मभूमि होते हुए गए द्वारकाधीश, विश्राम घाट पे आसमान लिया, द्वारकाधीश का दर्शन किया, पैदल आए भूतेश्वर दर्शन किया, फिर पैदल चले गए गिरिराज जी रोड़ी रोड, और गिरिराज जी की परिक्रमा गई, पैदल चले गए नंदगाम की परिक्रमा थी, पैदल चले गए बरसाना की परिक्रमा गई, और फिर वहां से आगे फिर कोसी आ गए, और कोसी वाली रोड को पकड़ के फिर सचीतरा रोड को एक दिन में सुबह गए, शाम को अगले लोग झूठ मानते थे, वो कहते थे वहाँ अमुक व्यक्ति से मिले, उससे पूछ लो, वहाँ हमने चाय पी, उससे पूछ लो, वहाँ हमने प्रसाद खाया, उससे पूछ लो, और पता करने पर पता लगता कि हाँ बाबा आए थे, कल जो बाबा आए थे, यहाँ मंगला में थे, यहाँ श्रृंगार में थे, यहाँ राजभोग आरती में थे। मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करेगी, इतनी यात्रा कोई कैसे कर सकता है। एक बार हम मानसरोवर गए, मानसरोवर वो कैलाश मानसरोवर नहीं, हमारे ब्रज में मानसरोवर है, राधा रानी मानसरोवर। एक ब्राह्मण देवता थे श्री बालक राम जी द्विवेदी, रानी पूज्य थे, पहले अधिकारी थे, बड़े रिटायर्ड हो गए थे, बहुत अच्छे भजनानंदी थे, गायत्री का बहुत जपता, उनका वृद्ध थे तो पैर में भी एक तकलीफ थी उनकी, महाराज जी ने कहा इनको वहाँ दर्शन कराया, प्रतिपदा है छुट्टी है, तुम करा लो मानसरोवर दर्शन करके। यहाँ से उनको हम ले गए, तो वहाँ जाते जाते बोले हमारे को घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ कोई साधन भी नहीं, पैदल ही लौट के आए। तो दोपहर में भूख लग रही बहुत थी, तब तक हमने देखा वो मनसुख लाल जी, गर्मी का समय था, एक सुराही हाथ में पानी की, और एक बाल्टी में सुराही रखे, और उस बाल्टी हाथ में ली, और उसी में शक्कर, और उसी में दशहरी बढ़िया आगे कैसे, अरे बोले उनके पैर में दर्द हो रहा और भूख लग रही होगी, तो बोलते मरे चाहिए, तुम्हारी चिंता हुई तो हमने कहा चलो पंडित जी को अमृत पिलाते हैं। तुरंत उन्होंने मानसरोवर के जल में आम दो, बातचीत करते करते अमृत बना दिया, बना के क्या और राधा रानी की अमृत ऐसी पिलाते, और हमको खूब पिलाया दिखते, और उनको भी पिलाया पंडित जी को, द्विवेदी जी को। हमने कहा बाबा आप भी तो नहीं हम तो नहीं माना, तुम्हें